Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to mathematics videos. Let me start the fifth lecture of real analysis. इस लेक्चर में हम अपना फर्स्ट टॉपिक फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। याद रहे कि ये वाला टॉपिक पंजाब यूनिवर्सिटी के रियल एनालिसिस के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन एडवांस्ड एनालिसिस के सिलेबस में शामिल है। और ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस बताया था, उसमें बताई थी। अलबत्ता नेक्स्ट लेक्चर से हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स को कवर करना शुरू करना है। आज के लेक्चर में हमने 4 मज़ीद थ्योरम्स करने हैं, थ्योरम नंबर 12, 13, 14 एंड 15, और इनकी कुछ कॉरोलरीज भी करनी है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 12 से लेकर थ्योरम नंबर 15 तक करेंगे। थ्योरम नंबर 12 की स्टेटमेंट है द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। थ्योरम नंबर 13 है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज इनमरेबल। थ्योरम नंबर 14 है द ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 इज अनकाउंटेबल। और फिर इस थ्योरम की करोलरी हम करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, और एक और करोलरी करेंगे द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। इसके बाद हम थ्योरम नंबर 15 करेंगे, काउंटर्स थ्योरम। If A is a set, then there is no surjection of set A onto its power set. और फिर इसके बाद इसकी करोलरी करेंगे The power set of natural numbers is uncountable. हाइलाइट्स आपने मुलाजा किए हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 12। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि A countable union of countable sets is countable, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है Any union of countable sets is countable। इसका मतलब है कि हम जितनी भी तादाद में काउंटेबल सेट्स लेकर आ जाए और फिर इनका यूनियन लें तो वो यूनियन भी काउंटेबल होगा। अब इस चीज़ को हम फॉर्मली मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे। सपोज दैट द सेट ए एम इज काउंटेबल for each m member of set of natural numbers। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि am कोई एक सेट नहीं है इस यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन की वजह से। अब ये एक कलेक्शन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। m चूंकि नेचुरल नंबर है और यहाँ पर इस नेचुरल नंबर के ऊपर हमने यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन लगाई है, इसको इंडेक्स बनाया गया। और m की क्या वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब इस कलेक्शन के अंदर कौन कौन से सेट्स हो गए A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। प्रूफ क्या करना है कि एक सेट A जो कि इन तमाम सेट्स के यूनियन के इक्वल है, यानी कि A इक्वल टू यूनियन ऑफ m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी am, इन सेट्स का यूनियन क्या है काउंटेबल। सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस यूनियन इज अ काउंटेबल सेट। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी स्टेटमेंट थी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। हमें गिवन है कि इस कलेक्शन के अंदर हर एक सेट काउंटेबल है, तो फिर काउंटेबल सेट की डेफिनेशन के मुताबिक इस कलेक्शन के हर एक सेट के करस्पॉन्डिंग एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू दैट रिस्पेक्टिव सेट। या पिछले थ्योरम नंबर 11 की स्टेटमेंट के मुताबिक एक सरजेक्शन एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू द रिस्पेक्टिव सेट्स। ठीक हो गया। इस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ए एम इज काउंटेबल for each m member of set of natural numbers, therefore there exists a bijection। इस बाइजेक्शन को मैं psi m से डिनोट कर रहा हूँ from the set of natural numbers onto the set am for each m member of
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने एक मैपिंग बनानी है, मैपिंग बीटा फ्रॉम n क्रॉस n ऑन टू द सेट A। ठीक है, और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो फिर इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये मैपिंग सर्जेक्शन है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम एक और रिजल्ट यूज करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्रूफ किया कि n क्रॉस n जो है वो काउंटेबल सेट है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि थ्योरम नंबर 11 के मुताबिक एक और सर्जेक्शन एग्जिस्ट करेगी, उसको हम f से डिनोट करेंगे। ठीक हो गया, सर्जेक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू द सेट n क्रॉस n। ठीक हो गया। इस थ्योरम के प्रूफ का आइडिया ये है कि हम इन दोनों की कंपोजिशन बनाएंगे और कंपोजिशन जो है वो क्या होगी, फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू ए होगी। अब चूंकि ये दोनों जो है वो सर्जेक्टिव हैं तो फिर इसका मतलब इनकी कंपोजिशन भी सर्जेक्टिव होगी। तो इनकी कंपोजिशन जो कि फ्रॉम एन ऑन टू ए डिफाइंड है वो भी सर्जेक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो थ्योरम नंबर 11 के मुताबिक ये जो सेट ए है वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पिछली चीज़ें अच्छी तरह से आती हैं तो फिर आप अगली चीज़ें अच्छी तरह से समझ लेंगे। बहरहाल अब हम इस मैपिंग को डिफाइन करते हैं। हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, बीटा किसके ऊपर अप्लाई होगा, n क्रॉस n के एलिमेंट्स जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे इनके ऊपर अप्लाइड होगा। इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट सेट ए के अंदर लाया करना चाहिए। सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, चूंकि ये यूनियन ऑफ दिस कलेक्शन है तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये क्या होंगे, बाइजेक्शंस साई एम होंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि इस बाइजेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर, और जा रहे किधर है, सेट ए एम के अंदर। क्लियर हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर साई एम लिखा। साई एम अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। ठीक हो गया। तो एक नेचुरल नंबर हमने एम तो ले लिया, ठीक है, रिजर्व हो गया। दूसरा नेचुरल नंबर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एलिमेंट क्या हो 1 2, इसके ऊपर बीटा हम अप्लाई करें तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, साई एम की जगह 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, साई 1, और साई 1 किसके ऊपर अप्लाई होगी, एन के ऊपर यानी 2 के ऊपर। ठीक है, तो 1 2 के ऊपर जब आपने ये वाली मैपिंग अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, साई 1। साई 1 क्या था, सेट A1 के करस्पॉन्डिंग जो बाइजेक्शन बनी थी वो। ठीक, और उस बाइजेक्शन को आप किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो फिर आपके पास इस ऑर्डर्ड पेयर का इमेज अंडर बीटा आ जाएगा, और इसी तरह से हमने इस मैपिंग को डिफाइन किया हुआ है। क्लियर हो गया। तो ये दो बातें हमने प्रूफ में नहीं लिखनी। अब हमने ये देखना है कि ये वाली जो मैपिंग है ये एक सर्जेक्शन है। इसको सर्जेक्शन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट ए में से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना होगा और प्रूफ करना होगा कि वो आर्बिट्ररी एलिमेंट इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है अंडर द मैपिंग बीटा। ठीक है, अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट यहाँ से किसी एलिमेंट का इमेज अंडर बीटा है तो फिर इसका मतलब हुआ कि इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट n क्रॉस n के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज अंडर बीटा है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये वाली मैपिंग एक सर्जेक्शन है। क्लियर हो गया। अब सपोज करें हमने इस सेट से आर्बिट्ररी एलिमेंट कौन सा लिया, ए। ठीक है, इससे पीछे आप लिखेंगे सपोज
a member of capital A is an arbitrary element of set A। ठीक हो गया। अब A चूंकि सेट A से बिलोंग कर रहा है, सेट A जब वो इस कलेक्शन के सेट्स के यूनियन के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एलिमेंट इस यूनियन से बिलोंग करे। इस यूनियन से उस सूरत में बिलोंग करेगा जब ये कम अज कम इस यूनियन के किसी एक सेट से बिलोंग करे। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होता तो फिर ए जाइए इस इंटरसेक्शन में आने वाले हर एक सेट से बिलोंग करना चाहिए था। चूंकि ये यूनियन है तो फिर कम अज कम एक एलिमेंट से बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। तो सॉरी, कम अज कम एक सेट से बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे कि वो सेट कौन सा, सेट ए है। ठीक है, बाकी सेट्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। कौन कौन से सेट्स हो सकते हैं? सपोज करें सेट A1 से बिलोंग कर रहा है, सेट A2 से कर रहा है और सेट A5 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि इनमें से जो सबसे छोटी सबस्क्रिप्ट वाला सेट है A उससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम ये चूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसके आगे आप लिखेंगे सो देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट नंबर m member of set of natural numbers। ठीक है, there exists a least element m member of set of natural numbers such that the point A belongs to the set am। ठीक हो गया। अब अगर ये सेट am से बिलोंग कर रहा है और am काउंटेबल है, तो फिर इसका मतलब हुआ am के करस्पॉन्डिंग क्या है, एक सरजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है psi m, जो कि बाइजेक्शन भी है। ठीक है, और वो किसके ऊपर अप्लाई हो रही है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर, ऑन टू द सेट am। इसका मतलब है कि सेट am का हर एक एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज अंडर psi m है। क्लियर हो गया। तो फिर चूंकि ये पॉइंट am से बिलोंग कर रहा है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये भी किसी न किसी नेचुरल नंबर का इमेज है अंडर द सरजेक्शन psi m। क्लियर हो गया। तो बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं जिनका ये इमेज होगा, क्योंकि ये सरजेक्शन है। हम कौन सा चूज करेंगे? उनमें से जो लीस्ट नेचुरल नंबर बन रहा है उसको चूज करेंगे। क्लियर हो गया। तो इसके आगे आप लिखेंगे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट नेचुरल नंबर। यहां पर भी आपने अ लीस्ट लिखना है, यहां पर भी लीस्ट, अ लीस्ट natural number n such that a is the image of the natural number n under the surjection psi m। क्लियर हो गया। अब इस फॉर्मूले को देखें, psi mn किसके इक्वल है? बीटा mn के इक्वल है। तो यहां पर अगले स्टेप में psi mn की जगह क्या आ जाएगा? बीटा mn। ठीक हो गया। तो फिर आप लिखेंगे दिस implies that a is equal to बीटा ऑफ m and n। अब ये वाली इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि ये एलिमेंट a n क्रॉस n के एक एलिमेंट m n का ऑर्डर पेयर, इसका इमेज बन रहा है अंडर द मैपिंग बीटा। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये एलिमेंट a जो है वो इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज अंडर बीटा है। ठीक हो गया। और a चूंकि हमने आर्बिट्रेरीली चूज किया था, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मैपिंग है ये एक सरजेक्शन है। क्लियर हो गया। तो इसके आगे आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज ए सरजेक्शन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने फाइनल स्टेप्स करने हैं इस थ्योरम के। अब इसके बाद हम सेट n क्रॉस n की काउंटेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए थ्योरम नंबर 10 के अंदर हमने प्रूव किया था कि सेट n क्रॉस n एक काउंटेबल सेट है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस द सेट n क्रॉस n इज काउंटेबल। नोट करें कि मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 10। ठीक, मैंने क्या किया, इस चीज़ को लिखने की जगह थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट लिख दी, यानी कि n क्रॉस n इज काउंटेबल। तो जब भी अगर आप कहीं पे किसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक हो गया। n क्रॉस n इज काउंटेबल, देयरफॉर बाय थ्योरम नंबर 11 there exists a surjection f of the set of natural numbers onto the set n cross n। अब यहाँ पर भी इस चीज़ को लिखने से पहले चूंकि हमने थ्योरम नंबर 11 का इस्तेमाल किया, तो आपने थ्योरम नंबर 11 का वो वाला पार्ट यहाँ पर लिखना है जो आप यहाँ पर यूज़ करें। कौन सा पार्ट आप यूज़ करें? इक्विवेलेंस ऑफ फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स, यानी कि अगर एक सेट एस काउंटेबल है तो फिर देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्शन ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू द सेट एस। ठीक हो गया। और इसका कन्वर्स भी होल्ड करेगा क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। तो ये चीज़ लिखने के बाद आपने ये वाली चीज़ लिखनी है। क्लियर हो गया। अब चूंकि ये सर्जेक्शन है और बीटा भी एक सर्जेक्शन है, तो इसका मतलब हुआ बीटा ऑफ एफ जो कि बीटा और एफ की कंपोजिशन है, ये भी क्या होगी, एक सर्जेक्शन होगी। ठीक, रीजन क्या है, एफ एंड बीटा आर सर्जेक्शंस। इस कंपोजिशन की डोमेन क्या होगी, फंक्शन एफ की डोमेन, और इसकी रेंज क्या होगी, फंक्शन बीटा की रेंज जो कि सेट ए है। ठीक हो गया। तो ये एक सर्जेक्शन है। अब दोबारा से थ्योरम नंबर 11 का वही वाला पार्ट आपने यहाँ पर मेंशन करना है, उसका कन्वर्स अब आपने यूज करना है। तो उसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक सर्जेक्शन एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू द सेट ए, देन द सेट ए इज काउंटेबल। ठीक हो गया, ए इज काउंटेबल। और यही चीज आपने प्रूफ करनी थी क्योंकि ए जो है वो आपके इस कलेक्शन के सेट्स की यूनियन के इक्वल है। प्रूफ हो गया थ्योरम। अब हम थ्योरम नंबर 13 करेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक काउंटेबल सेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द सेट क्यू ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल। काउंटेबल से ज्यादा मोहतात वर्ड जो है वो डी नंबरेबल है। ठीक है, काउंटेबल है तो इसका मतलब है कि सेट क्यू जो है वो फाइनाइट हो सकता है या डी नंबरेबल हो सकता है। ठीक है, चूंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स फाइनाइट नहीं है तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये डी नंबरेबल, और इस चीज को हम इसी प्रूफ में करेंगे भी। बहरहाल काउंटेबल कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डी नंबरेबल सेट काउंटेबल होता है। अब इसके लिए हमें दोबारा से n क्रॉस n की काउंटेबिलिटी को यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और इसीलिए मैंने जब आपको इस थ्योरम का प्रूफ करवाया था थ्योरम 10 का, तब मैंने कहा था कि ये काफी मुश्किल है और काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस द सेट n क्रॉस n इज काउंटेबल, so there exists a surjection f of the set of natural numbers onto the set n cross n। ठीक हो गया। अब इसी थ्योरम की तरह से आपने एक और मैपिंग g डिफाइन करनी है फ्रॉम द सेट n क्रॉस n onto the set q which you have to prove that it is countable। लेकिन यहाँ पर हम q प्लस लेंगे। ठीक हो गया, यानी कि तमाम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट। ठीक, और इस मैपिंग को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, किसके ऊपर हम अप्लाई करें, n क्रॉस n के एलिमेंट्स के ऊपर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स आगे दोबारा से। रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं, m बाय n। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत तो नहीं कि n कैन नॉट बी इक्वल टू 0,
क्योंकि m और n जो है वो दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं जो कि किसी सूरत में ज़ीरो नहीं हुआ करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेंशन लाजमी कीजिएगा वेयर m एंड n बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया। अब ये किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर की जनरल फॉर्म है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली मैपिंग ऑटोमेटिकली क्या होगी, सरजेक्शन होगी। यहाँ पर तो हमें बाकायदा प्रूफ करना पड़ा, यहाँ पे हमें जो फार्मूला है वो डायरेक्ट बता रहा है कि ये एक सरजेक्शन है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट G इज अ सरजेक्शन। क्लियर हो गया। G एक सरजेक्शन है, F सरजेक्शन है, तो फिर इसका मतलब हुआ G ऑफ F भी सरजेक्शन होगी, डोमेन N एंड रेंज G की रेंज Q प्लस। ठीक हो गया। पिछले थ्योरम की तरह दोबारा से थ्योरम नंबर 11 यूज करें, तो फिर इसका मतलब हुआ कि सेट Q जो है वो क्या है, Q प्लस, ये काउंटेबल है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स इज आल्सो काउंटेबल। बिल्कुल यही चीज़ है, जस्ट आप यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और इससे थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए, डिस्टिंक्शन के लिए आप यहाँ पर P एंड Q का इस्तेमाल कर लें। बाकी सारे के सारा यही रहेगा, P एंड Q बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। तो इसी तरह से ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये Q माइनस है, ये भी काउंटेबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सेट Q जो कि किसके इक्वल है, Q माइनस यूनियन Q प्लस कर दें, तो फिर एक नंबर ऐसा है जो कि रैशनल नंबर है, लेकिन वो इन दो सेट्स की यूनियन में नहीं आएगा। और वो कौन सा है, वो है ज़ीरो। ज़ीरो भी तो रैशनल नंबर है। तो फिर दिस यूनियन दिस यानी कि ज़ीरो सेट, और फिर यूनियन Q प्लस। अब इन तीनों को अगर आप इनका यूनियन लें तो फिर आपके पास डेफिनेटली सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आ जाता है। ठीक हो गया। ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ज़ीरो डेफिनेटली काउंटेबल है, इसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है यानी कि एक फाइनाइट सेट है, तो काउंटेबल हो गया। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि हम कोई से भी जितने मर्जी तादाद में सेट्स लेकर आ जाएं, अगर वो सारे के सारे काउंटेबल हैं तो फिर उनकी यूनियन भी काउंटेबल होगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये यूनियन जो कि Q के इक्वल आ रही है, ये भी क्या हुई, काउंटेबल, यानी कि Q इज काउंटेबल। प्रूफ क्या करना था कि ये डी नंबरेबल है, अभी काउंटेबल हमने प्रूफ कर लिया। सपोज करें कि ये डी नंबरेबल नहीं है, काउंटेबल होने की वजह से क्या बन जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सेट काउंटेबल है तो वो या तो डी नंबरेबल होगा या तो फाइनाइट होगा। ठीक हो गया। तो हम इसको डी नंबरेबल एज्यूम नहीं करें तो इसका मतलब हुआ कि ये फाइनाइट है। और हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का एक सबसेट है। ठीक हो गया। अब हमने थ्योरम नंबर 4 के अंदर सीखा था कि उसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव आर्गुमेंट था, यानी कि इसका सेकंड पार्ट, उसमें हमने सीखा था कि अगर किसी सेट का सबसेट वो अगर फाइनाइट है, अगर वो इनफाइनाइट है, तो फिर वो सेट खुद भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक हो गया। अब चूंकि ये सेट क्या है, इनफाइनाइट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, ये मैंने आपको बताया भी था और प्रूफ भी करके दिया था एक बाइजेक्शन के थ्रू। तो ये इनफाइनाइट है, तो उस थ्योरम के मुताबिक ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है, hence Q is denumerable, it is not finite। क्लियर हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गया। थ्योरम नंबर 14 की स्टेटमेंट है द ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 इज अनकाउंटेबल। ठीक है, कोई सा भी आप ओपन इंटरवल लेंगे
तो वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेशल केस ले रहे हैं 0 to 1 वाला। ठीक हो गया। और इसके कुछ मजे के रिजल्ट्स क्रॉलरीज भी हम करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन का सहारा लेंगे, यानी कि हम सपोज करेंगे कि ये वाला इंटरवल काउंटेबल है। ठीक, सो contrarily suppose that the interval 0 to 1 is countable। ठीक है, अगर ये काउंटेबल है तो एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी f from the set of natural numbers onto this set, यानी ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्योंकि ये काउंटेबल है तो फिर इसका मतलब है कि हम इस सेट के एलिमेंट्स की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक हो गया। इस लिस्ट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, याद रहे कि इस इंटरवल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 और 1 के दरमियान वाले, यानी कि ना 0 ना 1, इनके दरमियान वाले, जो कि 0 पॉइंट समथिंग होंगे, यानी कि डेसिमल्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स क्या ली जा सकती हैं, मिसाल के तौर पे 1/2 किसके इक्वल है, 0.5000 एंड सो ऑन। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 0.49999। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1/√2 लिखें तो वो क्या होगा, 0.707106 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, यानी कि इस फॉर्म में आपके डेसिमल्स होंगे। ठीक हो गया, ये नहीं आपने लिखना, बुक में ये लिखा हुआ है, कोस्माला की बुक से मैं ये प्रूफ ले रहा हूँ। बाकी सारे जो पिछले प्रूफ थे वो मैंने रॉबर्ट जी बार्टल की बुक से लिए थे। अच्छा, ये चीज़ तो लिख दी हुई है, बहरहाल इसको पेपर के अंदर आपने नहीं लिखना। अब आपने क्या करना है, वो लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाए, सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1। इसके ऊपर 1 के ऊपर जब आपने ये बाइजेक्शन एफ अप्लाई की है तो फिर यहाँ से कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, वो होगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, इन डिजिट्स को हम पहले डिजिट को A11 कह लेते हैं, दूसरे डिजिट को A12 कह देते हैं, फिर A13 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। इसी तरह से f(2) जो है वो क्या है, 0.A21 A22 A23 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आप लिखा करते हैं। इसी तरह से f3 जो हो गया 0.A31 A32 A33 एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता जाएगा। f(k) जो है वो क्या हो जाएगा, f(k) इक्वल टू 0.AK1 AK2 AK3 एंड सो ऑन। ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा। इनफाइनाइट एलिमेंट्स की हमने लिस्ट बना दी है। हमारा काम क्या है, हमने एक ऐसा एलिमेंट लेके आना है जो इस इंटरवल से बिलोंग तो कर रहा है लेकिन इस लिस्ट में नहीं है। ठीक हो गया। अब चूंकि हमने क्या कहा है कि ये इंटरवल काउंटेबल है तो फिर इसका मतलब हुआ कि इसका हर एक एलिमेंट इस लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नंबर डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे जो होगा तो इसी इंटरवल का लेकिन इस लिस्ट से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है कि ये सेट किसी सूरत में काउंटेबल नहीं हो सकता। ठीक है, वो नंबर हम किस तरह से बना सकते हैं, सपोज करें कि वो नंबर z है। ठीक है, तो वो क्या होगा, 0.z1 z2 z3 एंड सो ऑन। अब इसको हम कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि z1 किसके इक्वल है, z1 इक्वल है 2 के। कब, जब ये वाली एंट्री यानी A11 2 के इक्वल ना हो। ठीक है,
अगर ये वाली एंट्री 2 के इक्वल है तो फिर Z1 2 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल है। क्लियर हो गया, ये वाला हो गया। अब इसके बाद Z2 की बारी आ गई। Z2 को हम क्या रखेंगे, ये भी 2 के इक्वल है। कब, जब ये वाली एंट्री यानी A22 2 के इक्वल नहीं है, और ये 1 के इक्वल है जब ये A22 जो है वो किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो। ठीक है, इसी तरह से Z3 को भी कर सकते हैं, चलता जाएगा ये प्रोसेस। ZK तक आना है। ZK किसके इक्वल है, ZK 2 के इक्वल है जब AKK जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। इसी तरह से ZK 1 के इक्वल है जब AKK 2 के इक्वल है। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले आप नोट करें कि ये नंबर Z जो है वो डेफिनेटली इस इंटरवल से बिलोंग कर। इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, या तो 1 के इक्वल होंगे या 2 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसकी फॉर्म क्या होगी, 0.121212 या 0.221121 एटसेट्रा, इस तरह से। ठीक है, इनके पॉइंट के बाद या 1212 इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर्स आते जाएंगे। ठीक हो गया, सो ऑन भी ठीक हो गया। तो डेफिनेटली ये 01 से बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक चीज नोट करें कि Z1 जो है वो A11 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि A11 अगर 2 है तो फिर A11 अगर 2 है तो फिर Z1 1 है। इसी तरह से अगर A11 2 नहीं है तो फिर Z1 2 है। ठीक है, यानी कि Z1 किसी सूरत में A11 के इक्वल नहीं है, Z2 किसी सूरत में A22 के इक्वल नहीं है, ZK किसी सूरत में AK के इक्वल नहीं है। अब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो ये है कि ये नंबर इनमें से किसी भी नंबर के इक्वल नहीं है। इसकी रीज़न क्या है, ये दो नंबर्स 1/2 और 1/√2 जो कि इसी इंटरवल से बिलोंग करें, ये दोनों डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद इनके डिजिट्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पर 1/2 में 5 आ रहा है, जबकि 1/√2 में 7 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इस इंटरवल से बिलोंग करने वाले कोई से दो नंबर डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होंगे जब किसी न किसी प्लेस पर जो डेसिमल के बाद आ रही है उस पर इन दोनों नंबर्स के डिजिट्स क्या हो, डिफरेंट हो। कम से कम एक प्लेस ऐसी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें, इस Z का जो सबसे पहला डिजिट आ रहा है डेसिमल के बाद वो क्या है, Z1। Z1 जो है वो A11 के इक्वल नहीं है, यानी कि इसकी जो फर्स्ट प्लेस है वो इस लिस्ट के फर्स्ट नंबर की प्लेस, फर्स्ट नंबर की जो डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस आ रही है उसके इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि f(1) और z इक्वल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी जो सेकंड प्लेस Z2 है वो इस नंबर के, इस लिस्ट के जो सेकंड नंबर है इसकी सेकंड डेसिमल प्लेस के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये Z जो है ये इस f(2) के इक्वल भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से ये f(3) के इक्वल भी नहीं है, f(k) के इक्वल भी नहीं है, एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो Z है ये इस लिस्ट में किसी भी नंबर के इक्वल नहीं है। ठीक, तो हम एक ऐसा नंबर लेकर आ गए हैं जो एक्चुअली इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है लेकिन इस लिस्ट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्शन है टू द सपोजिशन दैट 01 इज काउंटेबल। ठीक, हेंस इट फॉलोज दैट दिस इंटरवल इज अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब हम इसकी एक करोलरी करेंगे। इस थ्योरम की फर्स्ट करोलरी है कि the set of real numbers is
अनकाउंटेबल। इंतहाई इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन हम इसको जस्ट 2 स्टेप्स में प्रूफ करेंगे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, तो फिर इसके लिए आपको पहले 0 1 की इस इंटरवल की अनकाउंटेबिलिटी प्रूफ करनी है और फिर उसके बाद क्या करना है जो हम यहाँ पर करेंगे। अब हमने थ्योरम नंबर 4 जिसको हमने आज भी यूज़ किया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेट का सबसेट अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब है कि वो सेट खुद भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। अब हमें पता है कि ये जो 0 2 1 ये ओपन इंटरवल है, ये सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट है। अब ये अनकाउंटेबल है तो फिर इसका मतलब है कि ये जिस सेट का सबसेट है वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया। लेकिन थ्योरम जो हमने यूज़ किया है थ्योरम नंबर 4, वो आपने पूरा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इफ द सबसेट ऑफ अ सेट इज अनकाउंटेबल देन द सेट इज आल्सो अनकाउंटेबल। ये लिखने के बाद आपने लिखना है कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज, दिस इंप्लाइज दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। ठीक हो गया। अब इसकी करोलरी भी हम फर्दर निकाल सकते हैं कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। इसको प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ के लिए हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स की अनकाउंटेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रूफ इसका कंट्राडिक्शन के थ्रू है। हम सपोज करेंगे कि सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल। इसको हमने काउंटेबल सपोज कर लिया। अब हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो यूनियन होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक, हमने सपोज किया कि क्यू बार जो है ये यानी कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ये काउंटेबल है, और हमें ये पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंटेबल है। ये हमने आज प्रूफ किया। तो इसका मतलब है इनका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम, आज का फर्स्ट थ्योरम। तो ये काउंटेबल है ये यूनियन, तो इसका मतलब है ये यूनियन चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी हमने प्रूफ कर लिया कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब है कि हमारी सपोजिशन में कंट्राडिक्शन आ गई, हेंस क्यू बार इज अनकाउंटेबल। प्रूफ हो गया, इंतहाई आसान सा था। अब इसके बाद हम अपना लास्ट थ्योरम करेंगे आज के लेक्चर का। थ्योरम नंबर 15 है कांटर्स थ्योरम। जॉर्ग कांटर मैथमेटिशियन है, उसके नाम पर यह थ्योरम है, उसी ने इसको प्रूफ किया। इसकी स्टेटमेंट है कि अगर ए कोई सा भी एक सेट है तो फिर कोई भी ऐसी सरजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि फ्रॉम सेट ए ऑन टू द पावर सेट ऑफ सेट ए हो। पावर सेट ऑफ सेट ए के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए के तमाम सबसेट्स मौजूद होते हैं, ठीक। तो स्टेटमेंट्स है, इफ ए इज अ सेट देन देयर इज no surjection of the set A onto its power set यानी P of A। प्रूफ इसका बिल्कुल ही सिंपल सा। कॉन्ट्रैरिली हम सपोज करेंगे कि एक सरजेक्शन एग्जिस्ट करती है, ठीक हो गया। तो कॉन्ट्रैरिली सपोज दैट, इसको भी हम कंट्राडिक्शन के थ्रू करें कि देयर एग्जिस्ट अ सरजेक्शन psi of the set A into its power set P of A। इसके आगे हम सपोज करेंगे कि A जो है वो सेट A से बिलोंग करे, इसका एक एलिमेंट है, ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब है psi of A जो है वो क्या होगा, नोट करें कि psi जो है वो इस एलिमेंट को किधर लेकर जाएगा, इट टेक्स दिस एलिमेंट ऑन टू द सेट P of A। तो इसका मतलब हुआ psi of A जो है वो P of A से बिलोंग करे। क्लियर हो गया। P
पी ऑफ ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वो खुद भी सेट्स हैं, और वो सेट्स क्या होंगे, सेट ए का कोई ना कोई सबसेट। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि साई ऑफ ए भी, चूंकि पी ऑफ ए से बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब हुआ ये भी सेट ए का कोई ना कोई सबसेट होगा। ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि ये जो ए है वो या तो साई ऑफ ए इस वाले सेट से बिलोंग करेगा या ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। ये दो पॉसिबिलिटीज मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम एक सेट डी बना लेते हैं, और ये कैसा सेट है, इसके अंदर इस सेट ए के वो तमाम एलिमेंट्स हैं कि जिनके ऊपर अगर आप साई को अप्लाई करें तो ये वाला एलिमेंट जो है वो इस साई ऑफ ए से बिलोंग नहीं करेगा। अब एक चीज नोट करें कि सेट डी के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स हैं, और ये ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि सेट डी जो है वो सेट ए ही के कुछ एलिमेंट्स का एक सेट है। तो फिर डेफिनेटली ये सेट जो है किससे बिलोंग करेगा, पी ऑफ ए से, क्योंकि पी ऑफ ए के अंदर सेट ए के तमाम सबसेट्स मौजूद हैं। क्लियर हो गया। और हमें ये भी पता है कि पी ऑफ ए के एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये बन जाता है कि इस सेट ए से एक एलिमेंट ऐसा बिलोंग करेगा कि जब आप उसकी इमेज लेंगे अंडर साई, तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस सेट डी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। होपफुली आपको इस सिंपल से पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं ए नॉट के हवाले से। एक ये है कि ए नॉट जो है वो सेट डी से बिलोंग करे, ठीक, पहली पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए नॉट सेट डी से बिलोंग ना करे। ठीक हो गया। अगर हम पहली पॉसिबिलिटी लें, यानी कि ए नॉट डी से बिलोंग कर रहा है, अब चूंकि डी जो है वो साई ऑफ ए नॉट के इक्वल है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ए नॉट जो है वो साई ऑफ ए नॉट से भी बिलोंग करेगा। ठीक है। जबकि डी की डेफिनेशन क्या है, ये एक ऐसा सेट है, इसमें सेट ए के ऐसे एलिमेंट्स हैं कि ये एलिमेंट्स उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहे जो उन एलिमेंट्स की इमेजेस अंडर साई हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने देखा कि ए नॉट सेट डी से बिलोंग कर रहा है, और ए नॉट की जो इमेज है अंडर साई, यानी कि साई ऑफ ए नॉट, इससे भी ए नॉट बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस डेफिनेशन का ऑपोजिट आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में इस सेट डी की कंट्राडिक्शन हो जाती है, और इसके साथ ही हमारी सपोजिशन की भी ऑटोमेटिकली कंट्राडिक्शन हो जाती है। अब हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं। अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी कंसीडर करें, यानी कि ए नॉट डज नॉट बिलोंग टू द सेट पी, तो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक ए नॉट जो है वो साई ऑफ ए नॉट से भी बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर ए नॉट साई ऑफ ए नॉट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ए नॉट सेट ए का ऐसा एलिमेंट है जो सेट टी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए नॉट बिलोंग्स टू द सेट टी, यानी कि इस वाली चीज़ में दोबारा से कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो सपोजिशन है, यानी कि ये सब्जेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, ये सपोजिशन ही रॉन्ग है। इसके साथ ही ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ठीक है। आसान सा था, रॉबर्ट जी पाटिल में बिल्कुल इसी तरह से इसको प्रूफ कराया गया। यहाँ से इसकी एक मजे की क्रॉनरी हम निकाल सकते हैं, वो ये कि अगर हम सेट ए को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ रिप्लेस कर दें, तो फिर देयर एग्जिस्ट नो surjection of the set of natural numbers onto the power set of natural numbers। ठीक, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।